हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आप बहुत दिनों से हरियाणा सिविल सर्विस यानी कि एचपीएससी के थ्रू एचसीएस की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। तो अब ही मैंने आप लोगों को थोड़े समय पहले ही एक छोटा सा क्लिप बना के पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी आई है। एक तो जेल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है जो कि मेल कैंडिडेट के लिए है, और वैकेंसियां भी कम है, लेकिन हाँ वैकेंसी तो आई है। और एक वैकेंसी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है या इंतजार कर रहे होते हैं बच्चे, वो है एचसीएस। हाल ही में पिछले साल की एचसीएस का जो पूरा का पूरा ब्यौरा था या पूरा एग्जाम पैटर्न था वो कंप्लीट हुआ है, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन तक बात पहुंच गई। और उसके तुरंत बाद एचपीएससी इस बार बड़ा ही यूं कहिएगा डिसिप्लिन वाला दिख रहा है, क्योंकि पिछले साल अगर देखें तो 2018 के बाद में 21 को दिखा था, और 18 से पहले तो बहुत पुराना डेटा था जो रेगुलर नहीं था। अब तो ऐसा लगता है जैसे यूपीएससी के थ्रू बहुत ही रेगुलर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। खैर, इसकी जो आपकी नोटिफिकेशन है वो आ चुका है अभी, और इसके फॉर्म भी है ना वो जल्द ही आपके 12-13 फरवरी से जो ना वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन हो जाएंगे, ठीक है। बहरहाल वो जानकारी तो आपको पता ही है, पर आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। दूसरी बात, एग्जाम पैटर्न जो है ना प्री मेंस या थर्ड पार्ट क्या है, सिलेबस क्या है प्री तक का, वो भी हम बात करने वाले हैं। आइए जान लेते हैं हम लोग इन वैकेंसियों के बारे में भी। तो ये तो खैर आप लोगों को अच्छे से पता ही है कि इसके अंदर जो वैकेंसी आप लोगों को दिखाई दे रही है वो एचसीएस की वैकेंसी जनरल कैंडिडेट के लिए 7 है, बाकी एससी कैंडिडेट के लिए 2 है। इसके अलावा ईवीएस के लिए जो है ना वो ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, और टोटल वैकेंसियां 10 है इसके अंदर, याद रखना। बाकी डीएसपी की वैकेंसी है, ईटीयू है, डीएफएससी है, ए क्लास तहसीलदार है, एआरसीएस जो है ना इसकी भी वैकेंसी जो है ना वो आप लोगों की आई हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में ये है कि एईटीओ है, बीडीपीओ है, टीएम है, डीएफएसओ है, एईओ है, ए क्लास नायब तहसीलदार है। ऐसे करके ये टोटल वैकेंसियां आपके आगे दिख रही है, जिसमें से आपकी ये फुल फॉर्म है जिनको आप लोग पीडीएफ ले सकते हो स्टार आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे। चलिए मुद्दे की बात पे आता हूं, तो एग्जाम प्लान क्या रहते हैं वो आप लोगों को मैं शेयर करने वाला हूं। तो एग्जाम प्लान कुछ ऐसा है आपका, जिसके अंदर एक एग्जाम होगा प्री, एक एग्जाम होगा इसके अंदर मेन। 2 एग्जाम इसके अंदर आपके होने वाले हैं। तो एक इंटरव्यू तो होता ही है। मैं बात करता हूं प्री की। प्री की डेट इन्होंने पहले ही कह दी है, और वो कही है मई 2023 के अंदर जो है ना ये आपका प्री एग्जाम होने वाला है। आपका मई 2023 के अंदर ये एग्जाम होगा। डेट अभी तक बिल्कुल फाइनल अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन हाँ मई के अंदर एग्जाम होगा। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी मैं बता दूं उसके भी फॉर्म अभी ऑनलाइन चल रहे हैं, और आई थिंक 20-21 फरवरी लास्ट डेट है, और उनका एग्जाम भी प्री है, आई थिंक 28 मई को होने वाला है। तो आपके लिए बहुत बढ़िया संयोग सा बैठ रहा है। डेट तो होपफुली सेम दोनों की नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर होगी तो हरियाणा वाले दंगा कर ही देंगे, लेकिन बात मुद्दा ये कि दोनों सेम नहीं होगी, और होपफुली आगे पीछे होगा डेट। लेकिन बात यह है कि दोनों की प्रिपरेशन एक साथ की जा सकती है, आसानी से की जा सकती है, ठीक है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम सा ही है। बस फर्क यह है कि थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा श्रिंक है सिलेबस, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को स्वीट सा क्यूट सा दिखाई दे सकता है डियर, ठीक है ना। टोटल ये पेपर आप लोगों के प्री के है ना वो 200 मार्क्स के होने वाले हैं, जिसमें आपके 2 पेपर होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इनमें आने वाले हैं। एक पेपर 1 है जिसको आप जीएस का पेपर कहते हैं, जनरल स्टडीज का। पेपर 2 है वो आपका सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसको आप लोग सी सेट कहते हैं। दोनों ही आपके 100 नंबर के होने वाले हैं। ये वाला तो आपका रहने वाला है जस्ट क्वालिफाइंग, यानी कि इसमें आपको 33% मार्क्स लेने हैं। और मेरा ये पहले यहीं पे ही सलाह है, अगर आप लोगों ने एसएससी या कोई और एग्जाम की तैयारी की है, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिसमें आप लोगों ने बेसिक मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से इसमें आपको जरा सा भी जोर नहीं आएगा। अगर वो पढ़ा है तो आप पिछले 10 साल के सी सेट लगा लीजिएगा, आसानी से आपका ये तो क्रैक हो ही जाएगा। मुद्दा आता है सारा इसी का। इसका सिलेबस क्या है वो मैं बताऊंगा, कट ऑफ इसी की ही लगती है सारी। इसकी कट ऑफ के बिहाफ पे जिसने प्री एग्जाम, अच्छा हाँ एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, कितनी 1/4 रहती है, यानी कि 0.25। 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही वाला क्वेश्चन आपका कट जाएगा, साधारण सा मतलब है यही। अगर आपका प्री पास होता है तो आप लोग बैठते हैं मेंस के अंदर, और मेन में कब बिठाते हैं, मेन में बिठाते हैं टोटल वैकेंसी को गुणा 12 करके, मतलब 12 टाइम ऑफ कैंडिडेट जो है ना उनको मेंस में लेके जाया जाता है। अब मेंस में लेके जाएंगे तो मेंस का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है वो कुछ ऐसा है आपका।
ये अब 4 एग्जाम होते हैं मेंस में। पहले ये 5 हुआ करते थे जिसके अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 हुआ करते थे, लेकिन अब तो 4 ही है। टोटल मार्क्स की बात करें मेंस की तो ये 600 मार्क्स यानी कि 600 नंबर का है, जिसमें से पेपर 1 है आपका इंग्लिश का, इंक्लूडिंग इंग्लिश ऐसे है जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, कंपलसरी है, छोड़ नहीं सकते। सेकंड पेपर है हिंदी का, इंक्लूडिंग हिंदी ऐसे इन देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर है, ये भी आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। पेपर 3 जो है ना वो जनरल स्टडीज का यानी कि जीएस का है, ये 200 मार्क्स का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो गेम चेंजर साबित होता है अपने आप में, और ये गेम चेंजर सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, ये 200 मार्क्स का है, जिसकी पकड़ बहुत अच्छे से प्री में जीएस पे बना ली है और अपने सब्जेक्ट पे बना ली है। तो मैं कहता हूं उसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसका एग्जाम आसानी से हो सकता है, कोई खास मुश्किल चीजें दिखती नहीं है यहाँ पे। इंग्लिश ये हिंदी ये तो खैर करना ही है, कंपलसरी है, इनको तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। इनमें से ये सब्जेक्ट थोड़ा गेम चेंजर है। अब मुद्दा यह है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है। वैसे तो लिस्ट दे रखी है एचपीएससी ने कि इन लिस्ट में से आप एक सब्जेक्ट चूज करिएगा, लेकिन 2 बड़े बड़े सवाल बच्चों के आते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चूज करें सर। देखो मेरा ये कहना होता है यहाँ पे कि आप लोग पहली प्रेफरेंस रखें अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे। आपने कोई तो इनमें ग्रेजुएशन की होगी, लाइक जैसे आप लोगों ने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है या आपने केमिस्ट्री से किया है या आप सिविल इंजीनियर हो, तो ये करिएगा चूज, क्योंकि आपने पिछले 4-5 सालों से लगातार इनको पढ़ा है। सर मुझे कुछ नहीं आता, पर फिर भी मैं कहूंगा आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर है, इनमें से आपका बेस जो है ना वो बहुत ढंग से क्लियर है। फिर भी आप कहोगे सर मेरे को तो बहुत ही जबरदस्ती तरीके से दिला दिए गए थे सब्जेक्ट, मुझे तो बिल्कुल भी अता पता नहीं है, ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं लेने, इसके अलावा कुछ लेना है। तो इसके अलावा फिर क्या करो आप, 2-4 सब्जेक्ट जो आपने सोच रखा है भाई ठीक है यार ये नहीं तो ये 2-3 सब्जेक्ट, उनको आप 2-2 दिन पढ़ के देख लो, और तो क्या कर सकते हो। जिसमें थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, जल्दी चीजों को कैच कर पा रहे हो, उनको ले लेना, बट उससे पहले उसका सिलेबस जरूर देख लेना, सिलेबस की लेंथ जरूर देख लेना। आमतौर पे बच्चे सोशियोलॉजी यहाँ पे लेते हैं या एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं, पर वो आप लोगों को देख के मत लेना, आप अपनी स्ट्रेंथ के आधार पे लेना। ये टेस्ट आप अपने आप ही कर सकते हो। लाइक जैसे एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी साइंस है, जिसमें टोटल ये कोड है आपका, ये एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी, बोटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिटरेचर और जियोलॉजी है। इसके अलावा जियोग्राफी है, इसके अलावा हिंदी लिटरेचर इन देवनागरी स्क्रिप्ट है, इंडियन हिस्ट्री है, लॉ है, मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, फिजिक्स है। इसके अलावा फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। इसके अलावा साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पंजाबी लिटरेचर, स्टैटिक्स है, सोशियोलॉजी है, संस्कृत लिटरेचर है एंड जूलॉजी है। ये वो सब्जेक्ट है आपके, ठीक है ना। तो ये 23-24 सब्जेक्ट हैं आपके, इन सब्जेक्ट्स में से जो है ना एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, ठीक है ना। भी कौन कौन सा आपका जो है ना 29 है ना वो, 29, हाँ ठीक है ना। ये 29 सब्जेक्ट की लिस्ट है टोटल आपकी, इन सब्जेक्ट में से आप लोग एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, 29 ऑप्शनल, हाँ राइट, ठीक है। और ये तो आपके कंपलसरी है ही है, ठीक है ना, इनको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते हैं, ठीक बात है। ये दोनों लेवल क्लियर होते हैं, तो इसमें क्या होगा, तीसरा लेवल होता है जिसको पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू के नाम से जानते हो, वाइवा के नाम से भी जान सकते हो। टोटल वैकेंसी का अब जो है मेंस में से 3 गुना बुलाया जाएगा, थ्राइस बुलाया जाएगा, 3 टाइम्स, और ये 75 मार्क्स का होगा। यानी कि आपका प्री के बाद में जो सिलेक्शन होने वाला है वो 675 मार्क्स का बनता है, मतलब 600 नंबर का मेंस हो गया और 75 का आपका जो है ना वो हो गया इंटरव्यू वाला हो गया पार्ट, ठीक है ना। इंटरव्यू कैसे होता है वो तो ठीक है। और इसके अलावा जो कैंडिडेट है जो डीएसपी के लिए जा रहे हैं उनके लिए फिजिकल क्राइटेरिया भी है, जैसे मेल कैंडिडेट के लिए 5 फुट 7 इंच का हाइट चाहिए, यानी कि तकरीबन 170.18 सेंटीमीटर के लिए हाइट चाहिए, इतनी चेस्ट एक्सपेंशन चाहिए, और चेस्ट विद एक्सपेंशन, चेस्ट नॉर्मल और एक्सपेंशन के साथ में फीमेल का ये हाइट क्राइटेरिया है, चेस्ट के लिए इनके लिए नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्राइटेरिया है, तो डीएसपी पोस्ट के लिए स्पेशली ये है। इसके अलावा फीस की बात करते हैं तो 1000 रुपये, खैर नॉर्मली यही फीस रहती है, 250 लड़कियों के लिए रहती है, एससी ओबीसी वगैरह कैटेगरी के लिए 250 ही है। बात करते हैं सिलेबस की, बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्री के सिलेबस की बात कर रहा हूं फिलहाल के लिए, तो प्री ही ज्यादा जरूरी है। मोटे तौर पे पॉइंट्स देखा जाए तो जर्नल साइंस सबसे पहले लिखा है। जर्नल साइंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है थोड़ी सी ज्यादा, यानी कि थोड़ी करंट इवेंट की साइंस थोड़ी सी ज्यादा लेवल की रहती है, और बहुत बढ़िया सवाल रहते हैं, कोई ऐसा फालतू सवाल नहीं रहता। पेपर आप लोग नॉर्मली दोगे, पेपर दे के आओगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा और आपको लगेगा कि पेपर बहुत ही अच्छा बनाया था। आप जेन्युइनली ये फीडबैक दोगे पेपर बनाने वालों को कि पेपर वाकई एग्जामिनर ने बहुत अच्छा बनाया, मुझे नहीं आता तो वो बात थोड़ी अलग बन जाती है, पर पेपर वाकई बहुत ही अच्छा और गुड पेपर बनाते हैं।
पेपर में लेवल अच्छा फिर रहता है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का। करंट अफेयर्स रहते हैं, जनरली करंट अफेयर्स जो रहते हैं वो आजू बाजू के मतलब तकरीबन 8-9 महीने के झूल रहे होते हैं करंट अफेयर, या करंट अफेयर बेस्ड जीके रहती है तो भी आपके मतलब 12 महीने के आसपास या 12 से 16 महीने के आसपास में कवर हो जाता है। कोई बहुत ज्यादा पुरानी चीजें तो नहीं देखी जाती है पिछले एग्जाम को अगर मैं आधार मान रहा हूं तो। हिस्ट्री के अंदर एक पर्टिकुलर मतलब मैं कहूंगा एक इंडियन कल्चर कहूंगा, हिस्ट्री से पहले भी मैं कल्चर के सवाल बहुत अच्छे थे और बहुत ज्यादा भी थे, ठीक है ना, जिनका वेटेज काफी अच्छा था। मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी और कल्चर ये 3 पार्ट बहुत ढंग से करना है, और फिर चौथा पार्ट आता है फिर पॉलिटी का आपका, इंडियन इकोनॉमी का, वो करंट अफेयर में कवर होता है। इकोनॉमी ज्यादातर सीधे तौर पर नहीं, करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है। हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये बेसिक मतलब इन्होंने जीएस में ही दिया है, ये बेसिक रीजनिंग सी रहती है, इसके कोई खास मुश्किल सवाल नहीं होते हैं। ये सवाल तो तुम्हें इस सेक्शन में सबसे इजी वाले लगेंगे। हरियाणा जीके को भी दिया इन्होंने, हरियाणा का स्पेशली इकोनॉमी कहा है, हरियाणा के लोगों के बारे में, सोशल इकोनॉमिक्स के बारे में, कल्चर है, इंस्टीट्यूशंस है, लैंग्वेज ऑफ हरियाणा है, इनके बारे में बात करनी है। तो ओवरऑल मोटे तौर पर देखा जाए तो हरियाणा की पूरी जीके ही आपको पढ़नी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ऑन जर्नल साइंस विल कवर जर्नल अप्रिशिएशंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर है, एवरीडे ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस, जो भी आपके बेसिक चीजें होती है आमतौर पे, जो आपके ठोस जल तरंग जो भी चीजें हैं उन पे कवर किए जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना स्पेशल स्टडी ऑफ एनी पर्टिकुलर साइंटिफिक डिसिप्लिन है। इन करंट इवेंट में क्या होगा कि नॉलेज ऑफ सिग्निफिकेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट है, जो अभी हाल ही में कोई घटना इवेंट हुए, जैसे मान लो G20 कहीं हुआ, G20 अब हमारा हो रहा है, पिछले साल हो रहा हो, कोई समिट हुई हो, कोई SCO सहयोग सम्मेलन हुआ हो, G7 समिट हुई हो, उनसे रिलेटेड है। इसके अलावा इन हिस्ट्री इंडिया है, एम्फेसिस विल बी बोर्ड जर्नल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट इन इट्स सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे। क्वेश्चन ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी में होंगे। इसके अलावा नेशनलिज्म है, इंडिपेंडेंस का पूरा ग्रोथ आया था वो इसमें देखा जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं आपकी जो बेसिक अपने सब्जेक्ट में कवर किया जाता है। आमतौर पे जो सिलेबस में लिखा होता है वही है, लेकिन आपको पता है कि ये सिलेबस जितना लिखा होता है इतना छोटा होता नहीं है, इसका बड़ा डेप्थ रहता है और बहुत ही बारीकियां पढ़नी होती है। उल फिजूल की चीजें नहीं, बहुत बारीकियां पढ़नी पड़ती है, तब जाके आपकी चीजें कवर होती हैं। तो तैयारी में जुट जाइएगा। मई कोई ज्यादा वो क्या कहते हैं आपका दूर नहीं है, बहुत ही पास ही समझिएगा, ठीक है। जब सिलेबस करने बैठोगे तो वक्त और टाइम जो आपका चीजें रहती है, दिन है, महीने हैं, कैसे निकलते हैं पता नहीं लगेगा आप लोगों को। तो तैयारी में जुटिएगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड चीजें हैं, किताबों वगैरह की मैंने वीडियो बनाई रखी ऑलरेडी, आप स्टार IQ पे सर्च कर लीजिएगा, SCS बुक्स वगैरह बाय स्टार IQ आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा भी मैं आपको और भी वीडियो वगैरह बना दूंगा, ठीक है ना, चिंता ना करें। पर प्रॉपर होके और प्लान्ड होके जो है ना प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिएगा। सिलेबस आपके आगे ये है, मैंने इस पे PDF डाल दूंगा स्टार IQ टेलीग्राम पे, तैयारी करिएगा। जहां मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है वहां आप लोग मुझसे हेल्प ले सकते हैं, पर हाँ निराश मत होइएगा और बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होके पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम कोई छोटा एग्जाम नहीं है, अच्छे लेवल का एग्जाम है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं होते, पर क्वेश्चन आप समझने में बड़े मुश्किल फील करते हो, जल्दबाजी में आंसर बड़े गलत करते हैं, ऐसे वाले सवाल हैं। सीधे पढ़ते ही कुछ और लगता है, आंसर होता कुछ और ही है, उस लेवल का ये पेपर है। क्योंकि सिविल सर्विस है ना आपका ये, तो थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा और बहुत ही शिद्दत से तैयारी करिएगा। इस लेवल की तैयारी करोगे तो बाकी लेवल तो फिर अपने आप ही आप लोग समझदारी में कवर कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। हंसते मुस्कुराते रहना। ग्रेजुएशन पूरी की हुई होनी चाहिए, ये याद रखना, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए तो ही आप फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है बच्चा।